नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। कक्षा 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को प्रदेश सरकार देगी बैग और जूते। सीएम बोले, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों की धनराशि बढ़ाई। गैरसैंण क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएं। बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन में गूंजा गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। सरकार ने सदन में पेश किए 3 विधेयक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, वोकल फॉर लोकल के तहत जनजातियों को हस्तशिल्प के जरिए जोड़ा जा रहा रोजगार से। मसूरी में 2 दिवसीय जीआई महोत्सव का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को मुफ्त जूते और बैग देने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में अलग से 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने चयनित माध्यमिक विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवस्थापनाओं सुविधाओं के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पत्रकार वार्ता में बजट प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बजट में पिछले साल के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। शिक्षा के बजट में भी हमने 300 करोड़ की वृद्धि की है। हर बच्चा स्कूल जाए, उसके पास बैग हो, उसके पैरों में जूता हो, तो उसके लिए भी 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने जैसे बताया कि जो हमने 300 करोड़ की वृद्धि तो की है शिक्षा में, लेकिन कक्षा जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 24 करोड़ रुपए का। बैग और जूता उनको निःशुल्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य, सुगम, स्वावलंबी और सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में 34% की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 700 करोड़ रुपया ज्यादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 150 करोड़ और जो अभी हमारे 42 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बने हैं। हरिद्वार और पिथौरागढ़ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 229 करोड़ के जो रखरखाव है और नवीनीकरण है सड़कों के लिए, इस बार हमने 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा छाया रहा। नियम 58 के तहत कांग्रेस ने सदन में ये मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि गन्ने की खेती कैश क्रॉप है, लेकिन कैश नहीं मिलने से अब किसान गन्ने की खेती से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना तैयार होने से पहले गन्ने का मूल्य निर्धारित हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के मसले पर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि देश के जो 5 राज्य इस समय गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित करते हैं, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है और इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मूल्य हम देते हैं। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। लोगों की रोजी रोटी पूरी की पूरी इससे जुड़ी है। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इसके ऊपर जुड़ी है। बच्ची की शादी, पढ़ाई, बीमारी हारी, मकान बनाना, सब गन्ने के ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी है। मार्केट सब इसी के ऊपर टिका है। हमने एक मांग रखी कि जब भारत सरकार ने दो व्यवस्थाएं होती हैं, भारत सरकार की FRP होती है, राज्य सरकार की SAP होती है। उत्तराखंड में SAP लागू है। जब भारत सरकार ने FRP 230 की तो हरीश रावत जी ने उस समय 326 रुपये प्रति क्विंटल का गन्ने का भाव घोषित किया, और जब आज FRP 285 रुपये यानी 55 रुपये बढ़ चुके, तो भी राज्य सरकार आज भी वही भाव दे रही है। आज उन्होंने गन्ने मूल्य की बात की। भारत में जो FRP जारी होती है भारत सरकार के द्वारा, और कुछ राज्य उसमें अपने राज्य का अलग से मूल्य घोषित करते हैं, SAP करके, जिसको हम राज्य परामर्शी मूल्य कहते हैं। ऐसे राज्यों में पंजाब है, ऐसे राज्यों में राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है।
मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही कि हमारे किसानों के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। हम पंजाब से 15 रुपये, राजस्थान से 12 रुपये, महाराष्ट्र से 42 रुपये, उत्तर प्रदेश से 2 रुपये, इस प्रकार ये गन्ने का मूल्य इस समय हम दे रहे हैं। गन्ने का सर्वाधिक मूल्य अगर कोई दे रहा है तो उत्तराखंड राज्य दे रहा है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने 3 विधेयक सदन में पुनर्स्थापित किए। इनमें देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2021, सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए से विभिन्न कार्य आरंभ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को गैरसैंण में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अवस्थापना मद में 50 करोड़ रुपए, चौखुटिया हवाई पट्टी के लिए 20 करोड़, सचिवालय के लिए 15 करोड़, विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़, गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़, CHC हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 11.50 करोड़, परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़, भराड़ीसैंण में हेलीपैड के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस हेलीपैड पर एक साथ 3 MI हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। जो हमारा गैरसैंण नहीं बल्कि जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, इसमें लगभग 350 करोड़ रुपया अभी तक स्वीकृत है। काफी इसमें से रिलीज भी हुआ है। 50 करोड़ रुपया दिया है अवस्थापना के लिए शहरी विकास से। इसी में 20 करोड़ चौखुटिया वाला जो है ये इसी में सम्मिलित है। 15 करोड़ रुपया सचिवालय के लिए, 10 करोड़ विधानसभा भवन के लिए, 1 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केंद्र के लिए, 278 किलोमीटर सड़क यहां पर स्वीकृत हुई है, 152 करोड़ रुपए दिया है। वहीं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की पहली वर्षगांठ पर बीती शाम भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में 1101 दिए जलाकर उत्सव मनाया गया। स्कूली बच्चों ने इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्राइब्स इंडिया के आर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया शोरूम का आज केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ट्राइफेड और अकादमी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय GI महोत्सव का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्थानों से आए कारीगरों के साथ बातचीत भी की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के हस्तकला व खाद्य उत्पादों से लोगों से जोड़कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विपणन का एक नया कार्यक्रम चल रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा है। ट्राइफेड उसी को साकार रूप में कैसे बदले, इस दृष्टि से इस तरह के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। देश भर में जगह जगह ऐसे उत्पादों की श्रृंखला बने, आर्टिजन्स जुड़ते चले जाए, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम चले और इसके माध्यम से नए नए उत्पाद बाज़ार में आए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए, उद्यमिता विकास होना चाहिए, ये लक्ष्य है। GI महोत्सव में 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता और जनजातीय शिल्पकारों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करना है ताकि IAS प्रशिक्षुओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और वे इसके विकास के लिए नीतियां बनाएं। एक शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में ये निरंतरता से आगे बढ़ेगी और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जो लोकल उत्पाद का, वो लोकल उत्पाद पूरी दुनिया में ग्लोबल होकर के पहुंचेंगे और एक समृद्ध विरासत पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण चीज बनेगी। कुंभ से पहले निकाली जा रही अखाड़ों की पेशवाई से हरिद्वार का माहौल पूरी तरह आस्थामय हो गया है। अप्रैल में होने वाले कुंभ से पहले अखाड़ों के रमता पंच देश के विभिन्न भागों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। निरंजनी और जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद आज निरंजनी अखाड़े से संबंध आनंद अखाड़ा और जूना अखाड़े से संबंध आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के छोटे भाई के रूप में हमेशा कुंभ में साथ स्नान करता है। आज देखिए, साधु सब वही रहते हैं, एक अखाड़े में दूसरे अखाड़े में जा सकते हैं, लेकिन जो अखाड़े के इष्ट देव होते हैं वो नहीं बदलते। तो हमारे निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव हैं कार्तिकेय स्वामी और आनंद अखाड़े के इष्ट देव हैं सूर्य भगवान।
तो आज सूर्य भगवान की पेशवाई है जो आनंद अखाड़े के नाम से जानी जाती है। आज अपने देवता को लेकर के हम मेला छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के महंत श्री रविंद्रपुरी का कहना है कि अखाड़े में भी जो साधु संत प्रवास कर रहे हैं उन्हें कोरोना महामारी से संबंधित गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बारे में बताया जा रहा है। कोशिश यही है कि कोरोना संक्रमण से सभी लोग बचे रहें और सुरक्षित व कोरोना मुक्त कुंभ संपन्न हो सके। अभी आज पेशवाई चल रही है और बाकी हमारे जितने भी भगत हैं, जितने भी हमारे लोग बाहर से आए हैं वो सब छावनी में है। और जो भी हमारे महाराष्ट्र आदि से लोग आए हैं उनको हमने कोरोना टेस्ट कराया है। और हम निरंजनी अखाड़े की ओर से, मैं निरंजनी अखाड़े का मेला प्रबंधक ये आश्वासन देता हूँ कि हम पूरा जो अपना कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 9 नगर निकायों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के तहत कुल 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि जारी कर दी गई है। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले देहरादून नगर निगम को 20 लाख, द्वितीय स्थान पर रहे रुड़की को 15 और काशीपुर को 10 लाख रुपए दिए गए हैं। मुनि की रेती नगर पालिका को प्रथम रहने पर 15 लाख, रामनगर को द्वितीय स्थान पाने पर 10 लाख और नरेंद्र नगर को 8 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह नगर पंचायत श्रेणी में पहला स्थान पाने पर उखीमठ को 10 लाख, द्वितीय स्थान पर रहे भीमताल को 7 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त अगस्त्य मुनि नगर को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। कुल राशि से 50 लाख रुपए इन नगर निकायों के कर्मचारियों को पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य मिट्टी में रेडॉन की मात्रा को मापने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में प्राकृतिक रेडियोधर्मिता से संबंधित शोध कार्य भी किए जाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित करने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उपयुक्त जगह चिन्हित की। उन्होंने बताया कि रेडॉन जियो स्टेशन मिट्टी में रेडॉन की मात्रा से संबंधित डाटा हर 15 मिनट में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि रेडॉन की मात्रा में फेरबदल भूकंप की घटनाओं से संबंधित है। ऐसे में बार्क हिमालय क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित पर कार्य कर रहा है। यह इस प्रकार का उत्तराखंड में तीसरा जियो स्टेशन है। यह रेडॉन का जियो स्टेशन जो है वो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से स्थापित किया गया है और इसका जो मेन उद्देश्य है यह है कि मिट्टी में जो रेडॉन की मात्रा है उसको मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। साथ ही जो भूविज्ञान और भौतिक विज्ञान के शोध के छात्र छात्राएं हैं और जो भी भविष्य में वो अपना शोध करना चाहेंगे उनके लिए भी यह अवसर प्रदान करेगा। गर्मियों के सीजन में वनों को आग से बचाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती होता है। फायर सीजन को करीब आते देख विभाग ने वनाग्नि से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की ओर से इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही जंगल में पानी के स्टोरेज पर भी काम हो रहा है। गर्मी के दिनों को देखते हुए वन्य जीवों के लिए वाटर होल बनाए गए हैं। वनों में रहने वाले लोगों को जागरूक कर वॉलंटियर फोर्स भी बनाई गई है। हमारी रेंज में 4 क्रू स्टेशन है। प्रत्येक स्टाफ कैजुअल स्टाफ जो सीजनल है उसको तैनात हमने कर दिया है। प्रत्येक गांव में हम जाके रैलियां कर रहे हैं, अग्नि का जो अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे हैं और उसके अलावा हमने एक विलेज वॉलंटियर फोर्स का भी गठन किया है। तो उन लोगों को भी हम सहायता ले रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना न घटे। वहीं देहरादून स्थित थानो वन रेंज में झाड़ियां काटने के साथ ही सड़क के किनारे से सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर जलाया जा रहा है। एक तो आग से बचाव होगा, दूसरे जंगली जानवर सवेरे बाग दिखाते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उनसे सेफ्टी रहेगी हर आदमी। लोगों से एक ही सावधानी बरतें, सड़क पे आते जाते जो है बीड़ी सिगरेट ना फेंकें और किसी भी दृष्टि से अगर आग की संभावना लगती है वो कार्य ना करें। वो उनको तुरंत जो है पुलिस विभाग, वन विभाग या तहसील में सूचित करना चाहिए। नियरेस्ट स्टेशन वन विभाग के जगह जगह नंबर लगे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, हर जगह पर क्रू स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ पर उनको संपर्क करना चाहिए। वन खेती जीवन यापन का आधार तो है ही, साथ ही खेती करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसे साबित कर रहे हैं पौड़ी विकासखंड के क्वेराली गांव निवासी 83 वर्षीय देवेश्वर प्रसाद खंडूरी और उनकी 77 वर्षीय पत्नी शकुंतला खंडूरी। ये दंपत्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और इनके बच्चे भी उच्च पदों पर सेवारत हैं। बावजूद इसके दोनों बुजुर्ग गाँव में खेती और बागवानी कर रहे हैं। देवेश्वर प्रसाद बताते हैं कि 1999 में वे PWD के प्रशासनिक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए। पहले जब वे यदाकदा गाँव आते
थे तो खेतों को बंजर देखकर दुख होता था, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इन खेतों को आबाद करने का संकल्प लिया। अगर आता रहा तो गांव में कुछ होना चाहिए, हमारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, इनका कुछ सुधार होना चाहिए, इनको कुछ सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने ये निर्णय लिया कि हम उन खेतों को ठीक करके और वहाँ पर कुछ पौधे लगाएंगे। हमारे रहते रहते न हों, लेकिन आगे जनरेशन के लिए वो पौधे जो फल देंगे, शुद्ध वायु देंगे, उससे गांव को पानी प्राप्त होगा। और वो इसके लिए हमने ये काम किया वो बने। उसके बाद हमारे पुत्र ने, उसने भी हमें से प्रेरणा लेकर के और उसने ये काम करना शुरू कर दिया है। खंडोरी दंपत्ति अपने गांव में खेती करते हुए काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस उम्र में खेती करने से ही वे एकदम स्वस्थ हैं। सुबह से लेकर शाम तक कब वक्त बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों घर में रहते हैं और पेड़ लगाते हैं, उनकी गुड़ाई निलाई करते हैं और जब गदेरे का पानी आता है उससे उसकी सिंचाई करते हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं 5 बजे और काम करते हैं, पानी डालते हैं, गुड़ाई करते हैं, निलाई करते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कक्षा 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को प्रदेश सरकार देगी बैग और जूते। सीएम बोले बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों की धनराशि बढ़ाई। गैरसैंण क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएं। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में गूंजा गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। सरकार ने सदन में पेश किए 3 विधेयक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले वोकल फॉर लोकल के तहत जनजातियों को हस्तशिल्प के जरिए जोड़ा जा रहा रोजगार से। मसूरी में 2 दिवसीय जीआई महोत्सव का हुआ समापन। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बार्क ने स्थापित किया रेडॉन जियो स्टेशन। क्षेत्र में भूकंप के पूर्वानुमान के संबंध में शोध पर काम करेगा स्टेशन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।